Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me. Hope you all are good. Signing in. कैसे हैं आप सभी? आपको पता है कि कोर्स 1 पे बात कर रहे थे हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और बेसिकली ये कोर्स 1 आपको जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग है आपको सीडीपी पोर्शन के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो टीचिंग पर्पस से यूज़ होता है आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको एक एक जो स्लाइड्स है आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगी अगर आप डीपली इस वीडियो को देखते हैं तो। ओके चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस है, जिसको हम हिंदी में बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस आप सभी को पता है कि बुद्धि है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस के बारे में उसका नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम थोड़ा सा इस वीडियो में देखेंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि है ना। तो इंटेलिजेंस क्या हो सकता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड या किसी भी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना, वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है ना। जैसे आप जान सकते हो कि जो बुद्धि वर्ड है या इंटेलिजेंस वर्ड है बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी रैंडमली आ गया है और चीज़ें हो गई हैं। ये एक कंटिन्यूटी रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसके रेफरेंस में हमेशा यूज़ होता आया है। और हर व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास इंटेलिजेंस की क्वालिटी हो, लेकिन मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे अगर वो चीज़ों को एडजस्ट करते हैं तो हम उनको इंटेलिजेंस कह सकते हैं। बट ये नहीं कहेंगे कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंस है वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता या जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर सकता है वो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता है। तो क्रॉस वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे आप ये बोलोगे कि जो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता है वो क्या इंटेलिजेंस है? नहीं, हम हर बार के लिए चीज़ें ट्रू नहीं हो सकती हैं कि जो बच्चा मार्क्स बहुत अच्छे लाता है वो हर फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है या वो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है, या वो क्या हो सकता है, वो इंटेलिजेंस हो सकता है। तो इंटेलिजेंस बेसिकली हुआ क्या? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ, आपकी वो मानसिक क्षमताएं हुई, वो मेंटल एबिलिटी हुई कि आप किस मेंटल एबिलिटी की तरीके से यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर रीजनिंग, आपको लॉजिक या तर्क लगाना भी आना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करता है इंटेलिजेंस। एडॉप्टेशन की बात करता है, एडॉप्टेशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट की हम एनवायरनमेंट के साथ सोशली किस तरीके से एडजस्ट होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल एबिलिटी पे डिसाइड करता है। ठीक है, और मेमोरी, बेसिकली हम इंटेलिजेंस को मेमोरी के कंटेक्स्ट में भी या स्मृति के कंटेक्स्ट में भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी है, हम मेमोरी में हम बहुत सारी चीज़ें को इमेजिन करते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, आपका मोटर डेवलपमेंट हो गया, मोटर एबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का वे ऑफ एक्टिंग है कि हम इंटेलिजेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने काम को करने का एक प्रोसीजर है कि हम किसी काम को किस मेथड से कर रहे हैं, हम किसी काम को किस विधि से कर रहे हैं, वो भी क्या हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है। इंटेलिजेंस क्या है? एक तरह की एबिलिटी है टू थिंक द टर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, है ना, हमारे सोचने की योग्यता है। बुद्धि, जिसमें हम सोचते हैं। ठीक है, तो हम इसकी भी बात कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस क्या है? एक्वायरिंग कैपेसिटी है ना, कि बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है, जो कि हम कहाँ से सीखते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इंटेलिजेंस के। अगर हम बात करें तो हमको जितना एक्सपीरियंस होगा हम उतना इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कैपेसिटी है टू लर्न द या टू प्रॉफिट बाय द एक्सपीरियंसेस, हम अपने अनुभवों के द्वारा जो लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या जो लाभ उठाने की क्षमता होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। बेसिकली बुद्धि जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज की कैपेबिलिटी को या नॉलेज की कैपेसिटी को क्या बताती है, एक्सप्लोर करती है कि आपके पास कितनी नॉलेज है तो आप कितने इंटेलिजेंस है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर ज्ञानवर्धक व्यक्ति क्या हो, इंटेलिजेंस ही हो या बुद्धि हो या उसके पास बहुत बुद्धि हो। तो इंटेलिजेंस को थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया आपको। Definition: Intelligence is goal-directed and adaptive behavior, a property of the mind that encompasses many related abilities such as the capacities to reason, to plan, to solve problem, to think abstractly, to comprehend ideas, to use language and to learn। यानी कि इंटेलिजेंस क्या है? एक गोल डायरेक्टेड एडॉप्टिव बिहेवियर है जो कि हम एनवायरनमेंट को देख के एडॉप्ट करते हैं, और बेसिकली ये हमारे माइंड की वो इनकम्पेसेस होती हैं जो हमारी एबिलिटी को दर्शाती है कि हमारे पास किसी भी रीज़न को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैसा तरीका है, कैसी कैपेसिटी है, हम कैसे प्लान करते हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं और हमारे पास कैसे कैसे आइडियाज़ हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या हमारी भाषा कैसी है हमें चीज़ों को लर्न कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, इंटेलिजेंस को डिफाइन करती हैं। आप इसको देख सकते हैं, है ना, कि इंटेलिजेंस ये है। डेफिनेशन देख लीजिएगा।
थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आप देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत सारी थ्योरीज होंगी। थ्योरीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अभी हम इंटेलिजेंस के मेन चीज़ों को पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहले आप देख सकते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लुइस एल थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एंड डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल की बात करते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के कुछ मॉडल हैं, और भी मॉडल्स हैं जैसे गार्डनर की बात कर सकते हैं हम। गार्डनर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए फेमस है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट साइड। तो चार्ल्स स्पीयरमैन क्या कहते हैं, ये जनरल इंटेलिजेंस को देख लेते हैं कि क्या है। हर व्यक्ति में क्या होती है, सामान्य बुद्धिमत्ता होती है ना। अगर हम देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, बुद्धिमान है ना। हम उसको नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है वो हमारी क्या है, जन्मजात शक्ति है। और हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी क्या होती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। और एक पार्ट है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी। कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बुद्धि, कोई भी व्यक्ति एक शक्ति या क्षमता का योग्यता नहीं है जो मतलब हर कंडीशन में क्या करे, समान रूप से कार्य करे। हो सकता है वो डिफरेंट भी हो सकती है। एक व्यक्ति का काम करने का तरीका दूसरी इंटेलिजेंस को डिफाइन करेगा, दूसरे व्यक्ति को काम करने का तरीका दूसरे इंटेलिजेंस को डिफाइन करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर थ्योरी में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति प्रैक्टिकल में भी उतना इंटेलिजेंट होगा, है ना। इस काम को कर सकते हैं। स्पीयरमैन प्रपोज्ड दैट 2 फैक्टर्स कुड अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्कोर ऑन मेंटल टेस्ट। इनके कहने का मतलब है स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में स्कोर किया था कि हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है और उसके मेंटल टेस्ट भी डिफरेंट आते हैं अगर उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए। जब व्यक्ति डिफरेंट है तो उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट एबिलिटी रखता होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो डिफरेंट इंटेलिजेंस भी रखता होगा। He called the first factor जनरल इंटेलिजेंस। वो सबसे पहले फैक्टर को जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और द जनरल फैक्टर रिप्रेजेंटेड एज द जी का मतलब स्मॉल जी है जो यहाँ पे, वो क्या शो कर रहा है, वो आपको जनरल इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्पीयरमैन, जी अंडरलाइंस ऑल इंटेलेक्चुअल टास्क एंड द मेंटल एबिलिटी। जी क्या करता है, बेसिकली जो हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनको क्या करता है, पहचानने की कोशिश करता है। और जहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, रीजन लगाते हैं, तो जहाँ पे हम जो बुद्धि यूज करते हैं उसको हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और हर व्यक्ति के पास थोड़ी थोड़ी जनरल इंटेलिजेंस होती है कि वो समस्याओं का समाधान कर सके। The G factor represents what all of the mental test had in common। सभी में कॉमन होता है। Score on all of the tests were positively correlated। सभी जितने स्कोर्स आए थे वो पॉजिटिवली थे। Spearman believed that the because of all the tests draw on the G factor, है ना, जनरल फैक्टर। The second factor Spearman identify और the specific factor, यानी कि इन्होंने 2 फैक्टर आइडेंटिफाई किए थे। पहला था G फैक्टर, ठीक है, जो जनरल इंटेलिजेंस था, और दूसरा है आपका S फैक्टर जो कि क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है। तो द स्पेसिफिक फैक्टर रिलेटेड टू द वॉट एवर यूनिक एबिलिटी अ पर्टिकुलर टेस्ट रिक्वायर्ड। तो स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, वो हर किसी स्पेसिफिक एरिया में काम करने की कोशिश करेगा जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़, जैसे मान लीजिए कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, किसी का कंपटीशन लेवल एग्जाम बीट करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो क्या होगी, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। इंटेलिजेंस तो सभी है, जनरल इंटेलिजेंस वाला जो फैक्टर है वो सभी के अंदर विद्यमान है, बट स्पेसिफिक इंडिविजुअल वाला या स्पेसिफिक फैक्टर जो होगा वो व्यक्ति में स्पेसिफिक योग्यता रखेगा जो पर्टिकुलर चीज़ों को डिफाइन करेगा, और उसके लिए भी हमको डिफरेंट टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है लुइस एल थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। जो ये साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थर्स्टन, ठीक है, ऑफर्ड अ डिफरेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने 1887 टू 1955 में थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, डिफरेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी। इनका कहने का मतलब था कि इंटेलिजेंस केवल सिंगल नहीं हो सकता, जनरल एबिलिटी नहीं हो सकता है। थर्स्टन थ्योरी फोकस ऑन 7 डिफरेंट, यानी कि इन्होंने 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटी की बात की है जो इनको इंडिकेट करते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टन 1938 द एबिलिटी दैट ही डिस्क्राइब्ड वर, देख सकते हैं आप, इनके कहने का मतलब था कि 7 तरह की वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है जो व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो उन्होंने प्राइमरी और मतलब हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की बात की, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के अलावा और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्होंने जोड़ी है, ठीक है। तो पहला है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि बच्चा वर्बली चीज़ों को कर सकता है। रीजनिंग मतलब तार्किक क्षमता भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है। परसेप्चुअल स्पीड है ना, लगातार चीज़ों को करना, वो भी क्या है, इंटेलिजेंस है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोई व्यक्ति किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर ले रहा है, बहुत जल्दी करते हैं कुछ लोग बहुत देर में करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह की इंटेलिजेंस है।
वर्ड फ्लुएंसी, आप किसी की देखेंगे वर्ड फ्लुएंसी किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर एसोसिएटेड मेमोरी, एसोसिएटेड मेमोरी का मतलब कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके न्यू नॉलेज के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे बनाता है, वो भी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। और स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल विजुअलाइजेशन की पर्टिकुलर बच्चा चीज़ों को कैसे विजुअलाइज करता है, हर स्पेस को किस पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग डिफाइंड द इंटेलिजेंस एज द मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पर्पसिव एडॉप्टेशन to selection and the shaping of the real world environments relevant to the one's life. Sternberg proposed that he refers to the successful intelligence which is कंप्राइज्ड ऑफ 3 डिफरेंट फैक्टर। ये साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और इन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। और उनके कहने का मतलब था, ट्रायर्किक का मतलब 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के लिए। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, आप देख सकते हैं। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि बच्चा हर चीज़ को क्या करेगा, एक एक चीज़ को वो तोड़ तोड़ कर देखेगा, हर चीज़ की विश्लेषणात्मक स्टडी करेगा। तो दिस कंपोनेंट रिफर्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि अगर बच्चे के पास कोई टास्क है, बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा जो नॉलेज इकट्ठा करेगा, जो डेटा कलेक्शन करेगा, वो हर उस डेटा की प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी करेगा। वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एनालिटिकल स्टडी है या एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। This aspect of intelligence involves the ability to deal with the new situation using the past experiences and the current skill। यानी कि बच्चा पास्ट प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पे आज की चीज़ों को किस एबिलिटी से सॉल्व कर रहा है, किस सिचुएशन में सॉल्व कर रहा है, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट वाला एक्सपीरियंस नई वाली एक्सपीरियंस के साथ कैसे जोड़ रहा है। यानी कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज से, पास्ट नॉलेज से जो अनुभव ले रहा है वो अपने लिए नई स्किल में किस तरीके को यूज़ कर रहा है ना। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी। बच्चे को हम कुछ नया करने की बात करते हैं ना, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिव काइंड ऑफ इंटेलिजेंस भी है अकॉर्डिंग टू द स्टर्नबर्ग। नंबर 3 प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, दिस इंटेलिजेंस, दिस एलिमेंट्स रिफर्स टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती हैं, ये ऐसे एलिमेंट होती हैं, बच्चा इसमें ऐसी मेंटल एबिलिटी को अडॉप्ट करता है कि एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है प्रैक्टिकली, है ना। प्रैक्टिकली का मतलब है कि बच्चे को अगर हम कोई भी टास्क देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपनी चीज़ों के हिसाब से लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को करके करने की कोशिश करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे आने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस आपको पता है, अगर हम इंटेलिजेंस का एटोमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे तो वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि इंटेलिजियर से डिराइव है, जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, है ना, या चीज़ों को समझना। इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं हम तो इंटेलिजेंसिया या टू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ लैटिन वर्ड इंटेलिजियर, ठीक है। तो मेमोरी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जिस बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी है वो क्या इंटेलिजेंस हो सकता है, बट हर केस में नहीं हो सकता है कि जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा क्या हो, हमेशा इंटेलिजेंट ही हो, हर काम को बेटर तरीके से कर सके। और जो इंटेलिजेंट का कॉन्सेप्ट था, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसने दिया, तो सर फ्रांसिस गाल्टन, जो कि सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया। और इनको हम लोग फादर ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं। किसको, फादर ऑफ यूजेनिक्स, है ना, यूजेनिक्स किसको, सर फ्रांसिस गाल्टन को। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, फादर ऑफ यूजेनिक्स। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो हमने डेफिनेशन देखा, हमने थ्योरीज देखी, स्टाइल्स देखा, और थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की आपको, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको हम इरेज करते हैं और मूव करते हैं। तो इंटेलिजेंस में याद रखिएगा कि सर फ्रांसिस गाल्टन सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था। ये फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं, और यूजेनिक्स कहीं ना कहीं हेरिडिटी की बात करता है, ठीक है, हेरिडिटी एंड डिजायरेबल ट्रेट्स, दैट इज़ यूजेनिक्स। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह भी हुए थे, मेंटल एज की बात की थी, ठीक है। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम EQ बोलते हैं, ठीक है। और UQ का मतलब क्या हुआ, द इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि गोलमैन मॉडल, ठीक है। तो द मॉडल इंट्रोड्यूस बाय द डैनियल गोलमैन, ये जो मॉडल था इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये डैनियल गोलमैन ने फोकस किया था ऑन EI एज अ वाइड एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स दैट ड्राइव लीडरशिप परफॉर्मेंस। गोलमैन मॉडल आउटलाइन फॉर द मेन इमोशनल इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्ट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है हमारा संवेग,
इमोशनली हम कितना किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है, इमोशनली हम कितने मैच्योर हैं, इमोशनली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस तरीके की बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं इनके मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में देखिए सबसे पहला उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, यानी कि खुद से जागरूक। तो द एबिलिटी टू रीड वंस इमोशन एंड द रिकॉग्नाइज देयर इम्पैक्ट वाइल यूजिंग गट फीलिंग्स टू गाइड द डिसीजन। सेल्फ अवेयरनेस एक तरीके का क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे एक व्यक्ति के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो सामने वाले की इमोशंस को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, और रिकॉग्नाइज करके उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है ना। हम किसी से इमोशनली कितना अटैच हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो इमोशंस में हमारे लव, फियर, एंगर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अपने दोस्त को देखते हो तो क्या होता है, हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होता, हम उसको सीधे हक कर लेते हो। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हैं। और इंटेलिजेंस इस बात को इंडिकेट करता है कि हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे लव वाली, फेयर वाली, कुछ लोगों को देखा होगा कि आप लोगों ने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है तो वो एंगर करते हैं, या फिर कुछ लोगों को देखेंगे आप बहुत सी चीज़ों को प्यार से डील करते हैं, तो दैट इज़ द इमोशन, ठीक। सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सेल्फ मैनेजमेंट भी सिखाएगा। इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोलिंग वन इमोशन एंड इम्पल्सिव्स एंड द अडॉप्टिंग द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक इमोशन से और जो हमारे इम्पल्सेस हैं उसको अडॉप्ट करके सिचुएशन को, जैसा सिचुएशन होगा वैसा वो काम करेगा। सोशल अवेयरनेस क्या होता है, सोशल अवेयरनेस ये है द एबिलिटी टू सेंस, अंडरस्टैंड एंड द रिएक्ट टू अदर इमोशंस वाइल कॉम्प्रीहेंडिंग सोशल नेटवर्किंग। सोशल अवेयरनेस का मतलब है कि हम समाज के लिए कितनी इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, समाज की चीज़ों को किस तरीके से सेंस करते हैं, हमारी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरे की इमोशंस और फीलिंग को कैसे मतलब समझने की कोशिश करते हैं, और हमारा सोशल नेटवर्क कितना अच्छा है। जैसे हम इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारी हर जगह तारीफ होगी, हमारी हर जगह बड़ाई होगी, और हमारा एक सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग इमोशनली क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू इंस्पायर द इन्फ्लुएंस एंड द डेवलप अदर वाइल मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो लोग लड़ते रहते हैं, जो लोग झगड़ते रहते हैं, झगड़े को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पर एक तरीके से इंस्पायरेशन एज ए इन्फ्लुएंस काम करता है चीज़ों को क्या करने के, फाइट से निकलने के लिए, कि हम किसी चीज़ को कितना प्रॉपरली डील कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस आप किसी की डेथ हो जाती है, आपको कहीं बुलाया जाता है उनके फंक्शन, उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए, उनकी गैदरिंग के लिए, तो आप क्या देखोगे, आप वहाँ पे जाकर हंसने तो नहीं लगोगे, तो वहाँ पे अपने आप को आप शो करोगे कि आप इमोशनली क्या हो, स्टेबल हो। आपने ये देखा हो कुछ लोग इमोशनली क्या होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, जो हर बात पे रिएक्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द इमोशंस। मूव ऑन द नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज को अल्बर्ट बिने ने दिया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो अल्बर्ट बिने ने दिया था। और अल्बर्ट बिने was a psychologist, ये साइकोलॉजिस्ट थे। his great accomplishment in the field of psychology idea to what we now call the intelligence quotient, यानी कि IQ, ठीक। तो ये इनका ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और इनका बहुत बड़ा साइकोलॉजी की फील्ड में ये कंट्रीब्यूशन बोलेंगे या बहुत बड़ा योगदान बोलेंगे, जिन्होंने IQ को क्या ड्राइव किया। अगर हम IQ की बात करते हैं तो IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, यानी कि बुद्धिलब्धता का जो सूत्र दिया था वो किसने दिया था, अगर हम बात करते हैं स्टर्न ने, ठीक है। तो आप मेंटल एज को ध्यान रख सकते हैं और इसको तो ध्यान रख सकते हैं। रियल है ना, मेंटल एज की बात की थी, IQ इक्वल टू MA अपॉन RA इंटू 100, बुद्धि लब्धि। तो IQ निकालते हैं और सबसे पहले इस फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में तो विलियम स्टर्न का ही नाम आता है 1912 में, ठीक। और अगर उसकी बात करते हैं मेंटल एज के बारे में, केवल IQ के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्फ्रेड बिने का नाम नहीं है। ही डेवलप्ड अ टेस्ट, इन्होंने एक टेस्ट डेवलप, जहाँ पे टेस्ट वर्ड लग जाएगा वहाँ पे समझिएगा कि अल्फ्रेड बिने ने इस टेस्ट को डेवलप किया था, और जो IQ का कॉन्सेप्ट होगा आप वहाँ पे बिने को याद रख सकते हैं, ठीक। He developed a test to measure the mental age of children entering the school. Mental age refers to the child's current age. जो mental age होती है वो बच्चे की current age होती है कि वो बच्चा अपने प्रॉब्लम को या अपने सॉल्व को या अपने थ्योरी को या प्रैक्टिकल को स्कूल को कैसे ले रहा है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ दिस डिफरेंट एज ग्रुप। इन अदर वर्ड्स, इफ अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन अबाउट द सेम करेक्टनेस एंड द 8-year-old the child would be said to have the mental age of 8। अगर बच्चा 8 क्लास की चीज़ों को सॉल्व कर ले रहा है तो उस बच्चे की मेंटल एज क्या हो सकती है, 8,
है ना, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मेजर अप्रोचेस टू द इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट यानी कि जनरल मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंट। आईक्यू टेस्ट जो होता है इंटेलिजेंट क्वेटेंट, जो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, वो टेस्ट है जो कि जनरल टेस्ट होता है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। फ्लूइड एंड द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द रीजनिंग, मेमोरी, क्रिस्टलाइजिंग रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, स्किल एंड द, यानी कि जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो चीज़ों को कैसे रीजनिंग तरीके से बात करते हैं, हमारा मेमोरी लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा रोट लर्निंग कितना अच्छा है। और क्रिस्टलाइज वाली जो लर्निंग है, क्रिस्टलाइज रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन, हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, डेटाज हैं, हम किस स्किल से डेवलप करते हैं, किस स्किल से हमारा आगे जाके अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास्ट के क्या एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है, आइडेंटिफाई होती है। गार्डनर की जो है मल्टीपल थ्योरी इंटेलिजेंस से मैंने आपको बताया था। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ द नॉन एकेडमिक एंड द पर्सनल सक्सेस, यानी कि थ्योरेटिकल वाली चीज़ों से हटकर बच्चा बिहेव में कितना चेंज कर रहा है, वो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जो कि क्या होगा, नॉन एकेडमिक होगा और पर्सनल सक्सेस होगी उसकी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन, हम किसी की इमोशंस को कितना समझते हैं, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो द इंटेलिजेंस टाइप वर यहाँ पे 10 टाइप्स दे रखे हैं, आप इसको फटाफट देख सकते हैं। हम बाकी इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लिंग्विस्टिक एंड द वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि गुड विद वर्ड्स, है ना। लिंग्विस्टिक का मतलब अपनी भाषा की बात करते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब जिन चीज़ों को हम बोल के बताते हैं, शब्दों के माध्यम से बताते हैं। लॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि गुड विद द मैथ एंड लॉजिक। लॉजिक का मतलब जैसे मैथ्स लगाते हैं तो हमको लॉजिक की जरूरत पड़ती है, साइंस यूज़ करते हैं तो हमको लॉजिक की जरूरत पड़ती है, तर्क की जरूरत पड़ती है, रीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। तीसरा है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस, गुड विद द पिक्चर, है ना, कि स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि बच्चा पिक्चर को किस वे में देख रहा है, उसका पिक्चर को देखने का क्या पर्सपेक्टिव, यानी कि इमेज कॉन्सेप्टेशन कैसा है उसका। नंबर 6 पे है बॉडी और मूवमेंट इंटेलिजेंस, गुड विद द एक्टिविटी, यानी कि बच्चे के अंदर देखेंगे आप, बहुत से बच्चे बहुत मूवेबल होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत स्ट्रेट होते हैं, फिक्स होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, उनका बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, वो कैसे होते हैं, बॉडी इंटेलिजेंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि गुड विद द राइम। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आप उनको देखेंगे जो सिंगर होते हैं, सिंगर्स क्या होते हैं, उनका भाई देखो एक अलग से होता है ना, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता है, हर कोई म्यूजिशियन नहीं बन सकता, तो वो उनका रिदम गुड होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब गुड विद द कम्युनिकेशन, यानी कि हम दो लोगों के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको भी हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जो कि क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा दो व्यक्तियों के अंदर अगर ये एबिलिटी है तो वो अपना नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांगली बना लेते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है गुड विद द एनालाइजिंग थिंग, यानी कि चीज़ों को हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, ये भी क्या है, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। फिर 10th है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, गुड विद द अंडरस्टैंड द नेचुरल लर्नर। कुछ बच्चों को देखेंगे कि वो नेचर की तरफ ज़्यादा इंटरेक्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो नेचर की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छा डील करते हैं। ओके, फॉर्मूला ऑफ IQ विलियम स्टर्न। हम अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय द 100, ठीक है। द मेन IQ फॉर द जनरल पॉपुलेशन इज द 100। हम 100 में मेजर करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो उस बच्चे की मेंटल एज है। मान लीजिए बच्चा 8th क्लास का है तो उसकी मेंटल एज 8th क्लास की होगी, और क्रोनिकल एज उसका हम देखेंगे कि बच्चा जब पैदा हुआ था और तब से कि क्लास 8th में जब तक पहुंचा उसकी कितनी क्रोनिकल एज रही है, या रियल एज, रियल बर्थडे की बात करेंगे हम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो हम मेंटल IQ का फॉर्मूला करके इसको मेंटल एज निकाल सकते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या है, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है एक तरीके से, यानी कि बच्चा क्या है, मेंटली चीज़ों को करने के लिए एबल नहीं है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, तो वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। तो डिसेबिलिटी इज द सिग्निफिकेंट सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ और अर्ली। ये क्या होता है, कभी कभी या तो आफ्टर बर्थ हो सकता है, या बर्थ के पहले वाली सिचुएशन में हो सकता है, या अर्ली इन्फेंसी स्टेजेस में हो सकता है कि बच्चा मेंटली रिटार्टेड हो सकता है, कॉजिंग द लिमिटेशन इन द एबिलिटी टू कंडक्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लिविंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पे एनवायरनमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है मेंटल रिटार्डेशन के लिए, और हेरिडिटी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उसके मेंटल रिटार्डेशन के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेंजेस ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन क्या आता है, क्लासेस IQ। तो हम इन IQ की बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना फिट है और कौन सा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, जैसे IQ बिलो 20, अगर IQ जो होगा वो 20 से क्या होगा, कम होगा, यानी कि मान लो बिलो 3 ईयर्स, तो वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। फिर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन कैसा हुआ, वो आपका हुआ
IQ कितना होना चाहिए 20 to 34 होना चाहिए, तब उसका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। फिर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन क्या हो गया, आपका IQ कितना होना चाहिए 35 से 49 होगा जिन बच्चों का है, ठीक है। और एज क्या हो सकती है आपकी 6 to 8 ईयर्स हो सकती है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन IQ कितना हो सकता है 50 to 69 जो कि 8 to 10 ईयर्स हो सकती है। और बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग IQ कितना हो सकता है 70 to 79 8 to 11 ईयर्स। और एवरेज की बात अगर हम करते हैं तो एवरेज 85 to 109। और ब्राइट नॉर्मल IQ कितना हो सकता है उनका, एवरेज बच्चों का अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो IQ कितना होगा 85 से लेकर 109 तक। और ब्राइट नॉर्मल में अगर बात करते हैं हम तो 1010 से लेके 119। और वेरी सुपीरियर की बात करते हैं तो वो IQ उनका कितना होगा अबव 130 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं और ये चीज़ आप यूज़ भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर दी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मेंटल रिटार्डेशन कैसे हो सकता है। तो बिफोर और एट द कंसेप्शन, ये क्या हो सकता है, कंसेप्शन के पहले भी हो सकता है, कंसेप्शन के टाइम भी हो सकता है। जैसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जो जब माँ कंसीव करती हो तो हो सकता है कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज़ माँ के अंदर आ गई हो, माँ से बच्चे के अंदर भी आ सकती हैं। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं सच एज डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में आप देखेंगे कि जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 नंबर इन क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है तो 47 हो जा सकता है। तो ये भी एबनॉर्मलिटी है एक तरीके की, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो सकता है, सीवियर मैटरनल माल न्यूट्रिशन। अगर हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है कुछ कुपोषण हो गई, कुपोषण का शिकार हो गई माँ, तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा बच्चों पे हो सकता है। इन्फेक्शंस विद द HIV हो सकता है कि माँ HIV से इन्फेक्टेड हो तो उसका भी फर्क पड़ता है बच्चे पे। फिर टॉक्सिन्स जैसे अल्कोहल, लेड एंड द मिथाइल मरकरी, हो सकता है कि टॉक्सिन्स के तौर पे माँ अल्कोहल का सेवन भी कर सकती है, लेड के थ्रू भी ये चीज़ें कॉज हो सकती हैं। और मिथाइल मरकरी यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स टॉक्सिन्स होते हैं जो गलती से चले जाते हैं माँ के मतलब इंटेक्ट करके या जो भी है जिस भी तरीके से, ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। ड्रग्स का मतलब सच है कैंसर है ना, या कीमोथेरेपी हो रखी है माँ की तो भी इन्फेक्ट कर सकता है। मल्टीपल बर्थ मतलब वो हो सकता है कई बार माँ बन चुकी हो तो इसके लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो क्या हो सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। ड्यूरिंग द बर्थ के दौरान क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब कि क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसको हाइपोक्सिया हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी या बच्चा बर्थ से पहले पैदा हो गया हो तो भी क्या हो सकता है, आपका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकता है। आफ्टर बर्थ ब्रेन इन्फेक्शन सच एज अ मेनिंजाइटिस एंड द इंसेफेलाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है बच्चे को, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा बर्थ के बाद। फिर सीवियर हेड इंजरी हो सकता है, उसका हेड क्या हो गया होगा, सीवियर हेड इंजरी का मतलब उसके हेड में चोट वोट लग गई हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को हम चोट लगने से, बेसिकली सर में चोट लगने से बचाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हेड इंजरी हो गया तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है और वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। फिर है माल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो ये भी हो सकता है एक बहुत बड़ा रीज़न। फिर है आपका सीवियर इमोशनल नेगलेक्ट और अब्यूज़, आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे को हम इमोशनली क्या करते हैं, नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो भी हो सकता है। टॉक्सिन्स सच एज लेड एंड मरकरी एंड ब्रेन ट्यूमर्स एंड देयर ट्रीटमेंट, हो सकता है ब्रेन में ट्यूमर हो और उसका ट्रीटमेंट चला हो तो इसकी वजह से भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम की हमने भी बात की, तो द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। आपको पता है कि जो हमारी मानव बॉडी है वो बहुत सारे बिलियंस नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ईच सेल कंटेन द 46 शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। Okay, in Down syndrome, because of the biological error around the time of conception, the cells come to have one extra chromosome. जब मदर कंसीव करती है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन होता है तो उस समय जो सेल्स होती हैं वहाँ पे 46 क्रोमोजोम्स की जगह पे एक क्रोमोजोम्स एक्स्ट्रा हो जाता है जिसको हम 47 क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और जो कि क्या है, डाउन सिंड्रोम बाय देयर फेशियल अपीयरेंस, आप फेशियल अपीयरेंस के थ्रू देख सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द अप स्लैंटिंग आईज एंड द फ्लैट ब्रिजेस ऑफ द नोच। नाक चपटी हो सकती है उनकी, आईज क्या हो सकती है, स्लैंटिंग हो सकती है, वो कहीं और देखते हुए नजर आएंगे, उनका विजन प्रॉपर नहीं होगा। इवन दो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये माँ से बच्चे को हो रहा है, ठीक है, वो हेरिडेटरी भी हो रहा है, इस चीज़ का भी हम ध्यान दे सकते हैं। डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट ऑफन नॉट इनहेरिटेड, है ना, ये इनहेरिटेड नहीं है एंड कैन अकर इन एनी चाइल्ड, ये किसी चाइल्ड में भी हो सकता है और ये इनहेरिटेड नहीं है ना। हाउएवर इट इज़ मोर लाइकली टू अकर व्हेन द एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज ओवर 35 ईयर्स। ये भी हो सकता है कि अगर जो बच्चे का बर्थ ऑफ द चाइल्ड है वो अगर 35 ईयर्स के बाद माँ बनती है तो भी इसकी शिकार हो सकती है बच्चे, कौन,
डाउन सिंड्रोम, अगर वो लेट प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती है। इवन दो पर्सन विद द डाउन सिंड्रोम हैव द मेंटल रिटार्डेशन, दे पॉजेस द गुड सोशल एंड द इंटरेक्शन स्किल। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं वो क्या है, वो मेंटली रिटार्डेड होंगे तो वो अपने आप को सोसाइटी में क्या कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो डाउन सिंड्रोम से प्रेरित भी हैं और उनके डाउन सिंड्रोम है भी, सिम्टम्स भी हैं, तो भी वो क्या हो सकते हैं, उनके पास गुड सोशल स्किल हो सकती है और इंटरेक्शन करने की स्किल हो सकती है, समाज में वो रह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये इमेजेस देख सकते हैं यहाँ पे, ये डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड बच्चे हैं, जैसे लिप्स देख सकते हैं आप, नोज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आइज़ का कलर देख सकते हैं। ठीक है, और आइज़ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सारी चीज़ें, और इवन इसका फेशियल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो क्या है, डाउन सिंड्रोम से प्रेरित हैं या उनको डाउन सिंड्रोम की समस्या है। फिर आप यहाँ पे भी इमेजेस दे सकते हैं, तो इसमें क्या है, फ्लैट एंड नोज एंड द फेस अपवर्डिंग फ्लैटिंग द आइज। आप देखेंगे नोज बिल्कुल फ्लैट है और जो फेस है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, आइज भी क्या है, बिल्कुल अपवर्ड स्लैंटिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सिंगुलर पामर इरेज, ठीक है, शॉर्ट फिफ्थ फिंगर दैट द कर्व्स। आप ये देखेंगे सारे फिंगर जो है वो सेम है, लेकिन कभी कभी छोटी फिंगर, सबसे छोटे वाले फिंगर बहुत ही छोटी दे दी है। फिर पैर में आप देख सकते हैं वाइडली सेपरेटेड द फर्स्ट एंड द सेकेंड टोज। आप ये देखेंगे कि अंगूठे और बाकी फिंगर के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। स्किन इरेज, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल और एनवायरनमेंट, दो फैक्टर इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। आपको पता है, अगर हम बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे हेरिडिटी या जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं, तो हम अफेक्टेड हो सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस से। हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंस है तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि हम इंटेलिजेंस होंगे। ठीक है, हमारी मेंटल एबिलिटी भी उस तरीके से होगी। और एनवायरनमेंट, अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो एनवायरनमेंट के थ्रू क्या कर सकता है, वो अपनी मेंटल एबिलिटी को और अच्छा बना सकता है। टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं इंटेलिजेंस को परफॉर्म करने के लिए, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिडिक्ट अ पर्सन एबिलिटी इन द स्पेसिफिक एरिया। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, जो हर एक व्यक्ति की एबिलिटी को बताता है स्पेसिफिक एरिया में, जिसको हम सेट, SAT सेट एंड GRE बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर अचीवमेंट टेस्ट भी क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है स्पेसिफिक लेवल ऑफ नॉलेज इन एन एरा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में, कि वो किस एरिया में कितना इंटेलिजेंस है, हम इसको भी चेक कर सकते हैं। किसके थ्रू, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। आप इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं टाइप ऑफ टेस्ट में इंडिविजुअल टेस्ट हो सकता है एंड ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है। द क्राइटेरियन फॉर एनी टेस्ट इज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड द स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है आपको पता है, रिलायबल, वो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि उसके नॉर्म्स क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल टेस्ट में क्या हो सकता है, वेस है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे वेस 3, यानी कि वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है ये, जिसको वेस 3 बोलते हैं। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसके के माध्यम से हम इंडिविजुअल टेस्ट कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कि वो कितना इंटेलिजेंस है। फिर विस की बात करते हैं, WISE, तो वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर द चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए भी है और ये एडल्ट लोगों के लिए भी है। तो ये दोनों टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। ग्रुप टेस्ट में क्या हो सकता है, आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आप ये देखेंगे कि जो आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट है ये वर्ल्ड वार के टाइम पे यूज़ किया गया था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 1918 द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी आस्क्ड द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टू डेवलप एन इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर द रिक्रूटसेट पेपर पेंसिल टेस्ट, है ना। तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ था उस समय यहाँ पे यूज़ किया गया था और यूनाइटेड स्टेट की आर्मी ने पूछा था एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो शिक्षा शास्त्री मनोविज्ञान थे, उन्होंने एक इंटेलिजेंट टेस्ट को डेवलप किया जिससे बच्चों, पेपर पेंसिल टेस्ट था ये, और यहाँ पे कोशिश की जानने की कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आर्मी बीटा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये भी यूज़ किया गया था 1914 to 1918। ठीक, द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एडमिनिस्टर्ड द इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्टर्ड किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाया था, तैयार किया था। द आर्मी बीटा एग्जाम विच पॉजेस द नॉन वर्बल प्रॉब्लम, नॉन वर्बल प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे बिना कही हुई समस्याएं, वॉज गिवन टू द नॉन इंग्लिश स्पीकर्स एंड द इलिटरेट रिक्रूट्स, यानी कि जो अनपढ़ लोग थे और जो बोल नहीं सकते थे इंग्लिश को, उनके लिए था कि वो नॉन वर्बल प्रॉब्लम को किस टेस्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते थे। तो ग्रुप टेस्ट में हमारा आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट और आर्मी बीटा। ओके, इंटेलिजेंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन IQ बट मैनी फैक्टर्स सच एज अ मोटिवेशन, स्किल्स, पर्सनल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए, इंटेलिजेंस जो है वो केवल आपके IQ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप पूरी तरीके से क्या होंगे, इंटेलिजेंस होंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि, जैसे कि मोटिवेशन, हम अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो हो सकता है हम अच्छे इंटेलिजेंस हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारी पर्सनल स्किल्स कैसी हैं, हम इमोशनली कितने मैच्योर हैं, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना अच्छा है, और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है इंटेलिजेंस को ले जाने के लिए। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस आप ये देखेंगे कि क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी है ना, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम की लाइफ को
जो लाइफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस कहलाएगी। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 130 वाला बच्चा ही केवल वो इंटेलिजेंस होगा या वाला बच्चा होगा, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा थ्योरी में बहुत अच्छा है तो कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या जो बच्चे प्रैक्टिकल में अच्छे हो थ्योरी में नहीं अच्छे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मेल और फीमेल की बात कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंस का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते कि मेल बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या हम ये भी नहीं कह सकते कि फीमेल बहुत इंटेलिजेंस हो सकती है। ये क्या है, एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है ना। तो कौन कितना इंटेलिजेंस होगा ये उसकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, उसका हेरिडिटी कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्राइम करते हैं, कुछ जो क्रिमिनल पीपल होते हैं, क्या वो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं? उसमें भी इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो उसमें जो इंटेलिजेंस होता है वो अपराधियों वाला इंटेलिजेंस होता है ना, वो गलत काम के लिए अपने माइंड को यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और इंटेलिजेंस में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक, अब हम देख सकते हैं इंटेलिजेंस को ख़त्म किया हमने, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे डिटेल किया पूरा। और इस सिंड्रोम्स की पढ़ने की बात की, हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया था रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया, थ्योरीज बताई, और इससे डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।